हेलो। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम। 2 पॉइंट चार्जेज है, इसमें एक का वैल्यू आपको दिया हुआ है कि प्लस का 10 माइक्रोकूलम और दूसरी चार्ज जो है वो -10 माइक्रोकूलम है। आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन एयर, मतलब इन दोनों चार्ज को एयर में रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर की दूरी। हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट करना है कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है वो ऐसा है कि आपको एक चार्ज Q1 है जिसकी वैल्यू दी हुई है 10 माइक्रोकूलम, और दूसरा आपके पास Q2 है जिसका वैल्यू दिया हुआ आपको -10 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है R, वो दिया है 40 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले माइक्रोकूलम को चेंज कर रहे थे कूलम में। हमें पता है कि 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम जो होता है, 1 माइक्रो जो होता है 10⁻⁻6 के बराबर होता है। तो 1 माइक्रोकूलम जो हो जाएगा वो 10⁻⁻6 कूलम के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 कूलम। तो ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻5 कूलम। वैसे ही Q2 को लिख सकते हैं -10 इंटू माइक्रोकूलम को चेंज करते हैं कूलम में, 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा -10⁻⁻5 कूलम। ये आपका डिस्टेंस दिया है सेंटीमीटर में, तो इस डिस्टेंस को चेंज कर लेते हैं मीटर में। हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/100 मीटर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 40/100 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा मुझे 0.4 मीटर। अब क्या करना है, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है सिस्टम का। तो पोटेंशियल एनर्जी यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के Q1 इंटू Q2 बाई आर। के का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4πε0। सिस्टम एयर में दिया हुआ है, और Q1 इंटू Q2/r²। 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। Q1 आपको दिया हुआ है 10⁻⁻5, Q2 दिया हुआ है माइनस का 10 इंटू 10⁻⁻5 बाई आर। आर जो आपका दिया हुआ वो दिया है 0.4। तो इस 0.4 के डेसिमल को हटाते हैं तो ऊपर जा करके 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो ये इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 9/4 हो जाएगा। और यहाँ से 10 का पावर 10 और 10 का पावर माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए ये 10 का पावर 9 और ये 10, तो ये आपको हो जाएगा 10 का पावर 10, और ये -5 और -5, 10 का पावर कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो 10 का पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर -10 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 के बराबर। तो आपका 9/4 ये माइनस का हो गया। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो -4 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, 4 2 8 पॉइंट, 4 2 8 और 4 2 20, मतलब माइनस का 2.25 जूल के बराबर। तो -2.25 जूल जो है आपका वो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। तो आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, 2.25। तो आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसके लिए, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो हमें फॉर्मूला मिलता है उसमें इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए जो थीटा होता है वो 90 डिग्री होता है। और इसके अकॉर्डिंग जब कॉस थीटा पुट करेंगे यहाँ पर, मतलब कॉस 90 डिग्री, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जब कॉस 90 का वैल्यू 0 हो गया तो ओवरऑल आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इक्वेटोरियल वाले पोजीशन पे जो आपका पोटेंशियल हो जाएगा वो 0 वोल्ट हो जाएगा,
तो 0 वोल्ट आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि वन मेटालिक स्फीयर ए, एक कोई मेटल का स्फीयर है जिसको ए बोला गया है और उस स्फीयर को क्या किया गया, पॉजिटिव चार्ज दिया गया। वेयर एज अनदर आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर, एक दूसरे बिल्कुल सेम शेप, सेम लेंथ, सेम डायमीटर, सेम रेडियस का एक स्फीयर है जिसका नाम बी है, एग्जैक्टली सेम मास भी उसका दिया हुआ है, किसके कंपेयर में, ए के कंपेयर में। ठीक है, तो बोल रहा है कि इज गिवन एन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब कि जो चार्ज ए को दिया गया था वही चार्ज बी को दिया गया है, बट अपोजिट चार्ज दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है चार्ज। तो पूछ रहा है बताइए इसमें से कौन सा कंडीशन सही है। मास ऑफ स्फीयर ए एंड बी स्टिल रिमेन्स इक्वल, मास ऑफ ए इंक्रीजेज, मास ऑफ बी डिक्रीजेज, एंड द लास्ट ऑप्शन इज मास ऑफ बी इंक्रीजेज। ठीक है, आपके पास एक स्फीयर है जिसको बोला गया ए और बिल्कुल आइडेंटिकल एक स्फीयर है बी, और क्या बोला गया कि ए को आपने दिया पॉजिटिव चार्ज, सोचा जाए कि ए को मिलता है प्लस क्यू चार्ज और सेम चार्ज बी को मिलता है बट निगेटिव मिलता है तो माइनस क्यू चार्ज। सोचिए कि अगर आपने ए को पॉजिटिव चार्ज दिया तो बॉडी जो ए था, स्फीयर ए था, वो आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया और आपका स्फीयर बी कैसा हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। अगर बॉडी ए आपका पॉजिटिव चार्ज होता है तो मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ठीक है, और अगर बॉडी आपका भी नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। तो क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से क्या बॉडी बी का मास बढ़ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के घटने से इसका मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से मास क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। तो मास ऑफ बॉडी ए और मास ऑफ बॉडी बी, तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से बॉडी बी के ऊपर मास बढ़ गया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ बॉडी ए इज लेस देन मास ऑफ बॉडी बी। तो इस केस में क्या हुआ, बॉडी बी का मास इंक्रीज कर गया, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो डी आपका जो है राइट आंसर है, तो मास ऑफ द बॉडी बी, मास ऑफ द बॉडी बी इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द गिवन फिगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के फिगर दिए हुए हैं, S1, S2, S3 और S4। अगर नोटिस करें फिगर को हम, तो सारे के पास चार्ज सेम है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू। तो बताना है क्या कि विल बी द लार्जेस्ट थ्रू एस, मतलब ये कि जो S4 है उसके पास फ्लक्स ज्यादा होगा। विल बी द स्मॉलेस्ट थ्रू S3, will be same through S2 and S3 but smaller through S4, will be same through all figures। देखिए, फ्लक्स जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं सारे फिगर का देखूं, फ्लक्स मैं निकालू S1 के लिए, फ्लक्स S2 के लिए, फ्लक्स S3 के लिए, फ्लक्स S4 के लिए, तो आपका चार्ज जो दिया गया है प्लस Q, चार्ज इज सेम फॉर ईच सरफेस, ऐसा बोला जाए, ईच फिगर। तो चार्ज अगर सेम है तो हर केस में फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स आप वन का निकालते हैं S1 के लिए तो आपको हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं फ्लक्स टू के लिए निकालू तब भी हो जाएगा आपका ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव का। अगर मैं फ्लक्स निकालू थर्ड फिगर के लिए तो हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं निकालू फ्लक्स फोर के लिए तो हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जो टोटल फ्लक्स है आपका वन का, फ्लक्स टू का, फ्लक्स थ्री का और फ्लक्स फोर का, ये किसके बराबर है, क्यूब एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि फ्लक्स जो होगा क्या होगा, सेम होगा ऑल फिगर के लिए। तो फ्लक्स जो आपका सेम है किसमें, ऑप्शन नंबर डी में। तो फ्लक्स इज सेम, फ्लक्स विल बी सेम थ्रू ऑल फिगर्स, सारे फिगर के लिए फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन द फिगर गिवन बिलो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आपको बताना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा बिटवीन ए एंड, एक कैपेसिटेंस आपका 3 माइक्रोफेराड का दिया हुआ है, दूसरा आपको दिया है 2 माइक्रोफेराड का, तीसरा 4 माइक्रोफेराड का। ए और बी के बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ठीक है, सारा ऑप्शन माइक्रोफेराड में दिया हुआ है,
तो हम बिना चेंज किए माइक्रोफेराड को बिना फैराड में चेंज किए भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो अगर आप फिगर को देखें तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपका पहला 3 माइक्रोफेराड है, ये वाला, दैट इज 3 माइक्रोफेराड, ये और ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है। ठीक है, मानिए मैं इसको बोलता हूँ कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, और इसको बोल दूँ कैपेसिटर 3। तो देखा क्या कि C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। तो इसके लिए जो आपका कैपेसिटेंस होगा उसको मान लीजिए मानता हूँ मैं C, तो वो हो जाएगा C1 प्लस C2 के बराबर। तो C1 आपका 3 माइक्रोफेराड है और C2 आपका 2 माइक्रोफेराड है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोफेराड। तो ये आपका हो जाएगा 5 माइक्रोफेराड के बराबर। तो अब जो फिगर आपका बनेगा वो फिगर ऐसा होगा, एक आपका कैपेसिटर 5 माइक्रोफेराड का, उसके साथ कनेक्टेड है 4 माइक्रोफेराड। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, दैट इज कॉल्ड 5 माइक्रोफेराड, और ये आपका 4 माइक्रोफेराड। तो ये दोनों फिगर कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। तो मैं बोल सकता था कि इसको मैंने सी बोला था और इसको मैंने C3 बोला था। ऐसा बोल सकते हैं कि सी एंड C3 आर इन सीरीज। तो आपका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा कैपेसिटेंस का, वो हो जाएगा C मल्टीप्लाई बाई C3 बाई C प्लस C3। तो C का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5, C3 का वैल्यू 4 है, तो यहाँ से 5 प्लस 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20/9 माइक्रोफेराड। तो 20/9 आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20/9 माइक्रोफेराड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। If potential energy of an electric dipole of moment P in its position perpendicular to electric field E is 0 दिया हुआ है, बोल रहा है क्या, then its potential energy an angle थीटा, किसी एंगल थीटा पे बताइए इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दिया हुआ है तब, ठीक है, देखिए हमको ये बात पता है कि जो आपके पास वर्क होता है वही वर्क आपके एनर्जी के बराबर होगा। तो अगर मैं इसके लिए वर्क का लिखूं फॉर्मूला, तो पता है कि वर्क इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल आपका टाउ, दैट इज कॉल्ड टॉर्क, इनटू डी थीटा के बराबर, टोटल वर्क। अच्छा, टाउ किसके बराबर होता है, आपका टॉर्क। टॉर्क आपका होता है पीई इंटू साइन थीटा के बराबर, पी इंटू साइन थीटा के बराबर होता है आपका। और अगर आपका टॉर्क पीई इंटू साइन थीटा के बराबर है और यहाँ पे डी थीटा, इसको इंटीग्रेट कर देना है। देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है और आपका डाइपोल भी कांस्टेंट है, तो मैं इसको पी को बाहर कर दूं तो इंटीग्रल साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। अच्छा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा को होता है माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा, तो मैं क्या मिला यहाँ से मिल गया हमको माइनस का पीई इंटू कॉस थीटा, इसका वर्क का वैल्यू। और आपको पता है कि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, जितना वर्क होगा आपका वही एनर्जी के बराबर होगा। तो आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है आपका ए बी कॉस थीटा, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना होता है, ये होता है आपका ए बी साइन थीटा। तो इसको देखा जाए तो क्या यहाँ पर ए की जगह पर पी वेक्टर है और बी की जगह पर ई वेक्टर है। तो और मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से पी ई मिल रहा है कॉस थीटा के बराबर। तो मैं क्या बोलूँ कि वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ऐसे लिखूंगा माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ठीक है, तो आपका जो एनर्जी हो जाएगा यू, वो किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस का पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, जो आपका राइट आंसर होगा। और ये आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका
वो हो जाएगा माइनस टाइम्स पी डॉट ई वेक्टर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको लॉन्ग सोल्यूशन देखना होगा कि ये हुआ कैसा, तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इसको एक एक बार अच्छे तरीके से देख लेंगे। जब आप इसको एक बार देखेंगे अच्छे तरीके से, तो आपको जो लास्ट मिलेगा फाइनल आंसर, जो आपको एनर्जी मिलता है, वो होता है माइनस टाइम पी इंटू कॉस थीटा के बराबर। और माइनस टाइम पी इंटू कॉस थीटा को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, मैं क्या लिखूंगा, पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ठीक है, तो मैंने आपको इसका आंसर बता दिया और साथ में मैंने क्या किया, आपको डिटेल सॉल्यूशन उसको अटैच कर दिया। आप इसको एक बार देख लेंगे और समझ लेंगे अच्छे तरीके से, आंसर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन द गिवन फिगर नेट फोर्स आपको दिया गया है क्यू के ऊपर, कितना दिया गया, 0 दिया गया है। अगर क्यू के ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो बताइए कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का रेशियो कितना है। देखिए, अगर मैं देखूं कि अगर इस नेट फोर्स क्यू के ऊपर नेट फोर्स 0 है, मतलब ये क्यू और ये क्यू रिपल्सिव होंगे। ठीक है, रिपल्सिव होंगे, तब तो इनका मैग्नीट्यूड जो होगा इक्वल होगा और डायरेक्शन अलग अलग होगा, तभी तो नेट फोर्स 0 हो रहा होगा इनके बीच में। तो हमको तो ये बात समझ में आ गया कि इनके बीच जो रिलेशन बन रहा होगा वो रिपल्सिव का बन रहा होगा। मतलब कैपिटल क्यू जो होगा आपका वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और स्मॉल क्यू जो होगा आपके पास वो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, कैपिटल क्यू जो होगा आपके पास पॉजिटिव होगा और नेगेटिव क्या होगा, स्मॉल क्यू वाला होगा, तभी तो क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। तो फिगर देखते अगर हम, तो आपको ये फिगर दिया हुआ है, इस टाइप का एक स्क्वायर है, इसका साइड आपको आर दिया हुआ है, यहाँ पर कोई स्मॉल क्यू चार्ज दिया हुआ है, इस पॉइंट पे स्मॉल चार्ज क्यू है, यहाँ पर कोई कैपिटल चार्ज क्यू है और यहाँ पर कोई कैपिटल चार्ज क्यू है। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस डायग्राम का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैसे करते हैं, देखिए कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला साइड आर है, तो ये वाला साइड भी आर होगा। अगर मैं यहाँ पाइथागोरस लगाता हूँ, तो ये पार्ट मुझे कितना मिल जाएगा, ऐसा आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये मुझे कितना मिल जाएगा, 2r² अंडर रूट। सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा मुझे, r√2। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, r√2 के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इन चार्ज पे लिखता हूँ, अगर फोर्स, अगर मैं इसके लिए फोर्स लिखता हूँ, तो रिपल्सिव फोर्स है ये, और रिपल्सिव फोर्स कितना हो जाएगा, के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 कितना है, कैपिटल Q के बराबर, Q2 कितना है, कैपिटल Q के बराबर, और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर कितना है, r√2, मतलब r√2 का स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूँ के क्यू स्क्वायर और बाई 2r स्क्वायर, जो कि अंडर रूट का स्क्वायर 2 हो जाएगा और आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होने के लिए सेम अमाउंट का फोर्स चाहिए, बट डायरेक्शन उसके अपोजिट होनी चाहिए। तो मैं ये पता कर लेता हूँ कि ये वैल्यू कितना है। ठीक है, तो इन दोनों बीच ये तो नेगेटिव चार्ज आपके पास है, तो इस नेगेटिव चार्ज और प्लस क्यू चार्ज पे अट्रैक्शन होगा। तो इसके लिए मैं लिखूंगा कि अट्रैक्टिव फोर्स कितना हो रहा होगा। तो आपका एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ होता है के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। मैं इसमें लिखता होगा अट्रैक्टिव फोर्स के लिए, ये आपको हो जाएगा के Q1 आपका स्मॉल क्यू है, Q2 आपका कैपिटल क्यू है, और इनके बीच का डिस्टेंस आर के बराबर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली मैं इन चार्ज और इसके बीच लिखता हूँ, तो यहाँ पर इसका फोर्स मिलेगा हमको, और ये कितना मिलेगा, के क्यू की जगह पर स्मॉल क्यू और दूसरा क्यू की जगह पर कैपिटल क्यू और बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब जब बस फिगर बना तो ऐसा बन रहा है कि ये आपका एक फोर्स है, इसका वैल्यू आपके पास के क्यू बाई आर स्क्वायर है। दूसरा आपके पास ये फोर्स है, जिसका वैल्यू आपके पास के क्यू बाई आर स्क्वायर है। और तीसरा ये आपका फोर्स है, जिसका वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर है। तो मुझे इस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 चाहिए, मतलब इन दोनों फोर्स का मुझे एक रिजल्टेंट चाहिए। और आपको ये वेक्टर में पता होगा, आपको ये बात वेक्टर में पता होगा कि अगर दो फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल, दैट इज कॉल्ड एफ, और ये एफ, और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो एंगल का बाइसेक्टर होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो 2 टाइम्स एफ के बराबर होता है। तो इसका फोर्स, ये फोर्स और इस फोर्स का देखिए मैग्नीट्यूड तो बराबर है दोनों फोर्स का, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, और दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री का है। तो मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो आपका
तो √2 f के बराबर होगा। तो √2 और f की वैल्यू कितनी है, k q q बाई आर स्क्वायर। अब बोला क्या है क्वेश्चन में आपसे कि ये नेट फोर्स इस पॉइंट पे इस क्यू पे 0 है, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। तो मैं लिखूं इसको, तो √2 टाइम्स के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर। देखिए, इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, इस के और इस कैपिटल क्यू को इस के और एक क्यू से कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, √2 स्मॉल क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बच जाएगा, कैपिटल क्यू बाई 2, और मुझे क्या चाहिए, कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू चाहिए। तो अगर मैं इस स्मॉल क्यू को इस साइड भेज दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू इज इक्वल टू √2 इंटू 2। ठीक है, √2 इंटू 2 मतलब 2√2। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कि कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का रेशियो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2√2 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कि व्हेन अ बॉडी चार्ज, अगर आप किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसका मास क्या है। देखिए, इस बात को समझते हैं कि किसी बॉडी को चार्ज करें तो उसके मास पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, एक बॉडी है, मानिए कि इसका नाम ए है, और दूसरा कोई बॉडी जिसको बोला गया बॉडी बी। अगर मैं इसको चार्ज करता हूँ, क्योंकि चार्ज का केस क्या होता है कि अगर बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो जाए तो बॉडी आपका न्यूट्रल होगा, और अगर बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन के कंपेयर में, तो ये बॉडी आपका जो होगा तो वो नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है तो बॉडी आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। सोचिए कि एक केस में क्या हुआ कि इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो ये बॉडी कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन कमी मतलब बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस ज्यादा है तो बॉडी कैसा नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इसके पास मास क्या हो गया, घट गया, इसका मास ऑफ बॉडी ए क्या हो गया, घट जाएगा इलेक्ट्रॉन के घटने से। और इसका मास क्या हो जाएगा बॉडी का, इंक्रीज कर जाएगा, क्या होने से, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से। तो बॉडी को चार्ज करने से उसका मास घट भी सकता है और मास बढ़ भी सकता है। ये डिपेंड करेगा कि बॉडी नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो मास इंक्रीज भी कर सकता है और मास डिक्रीज भी कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दिया हुआ है किसी भी कंडक्टर के लिए सिग्मा। आपको बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए इसके नैयर क्या होगा, या फिर इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से क्या पूछा गया है 2019 में, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। बताना है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर क्या होगा, और कंडक्टर अगर स्फेरिकल पार्ट जो आपका वो कंडक्टर हो उस केस में क्या होगा। देखिए, अगर इनसाइड की बात की जा रही है, मतलब अगर मैं देखूँ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो आपका जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अच्छा, फ्लक्स होता क्या है, इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए के बराबर, ई डॉट डी ए के बराबर। और ये क्या, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें चार्ज तो दिया नहीं गया है, बट चार्ज लिए क्या दिया गया हमको, वर्ड यूज किया गया, कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। याद करें, क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन क्या, लेंथ, दैट इज कॉल्ड एल। तो आपका चार्ज अपॉन क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दिया गया है। देखिए, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, सरफेस चार्ज, तो सरफेस चार्ज आपको हो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। ठीक है, तो क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए के बराबर। देखिए, यहाँ से तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और इंटीग्रल क्या बचेगा, डी ए क्लोज सरफेस के लिए। तो ये आपका जो हो जाएगा क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट।
और क्यू का वैल्यू कितना है, सिग्मा एंट्री के बराबर है, तो ये आपका ई और ये ए हो जाएगा डी ए का इंटीग्रेशन, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए और बाई एप्सिलॉन नॉट, ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा है, बी नंबर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट थिन सीट, कोई इनफाइनाइट थिन सीट है और इनफाइनाइट थिन सीट के किसी नियर पॉइंट पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो नियर पॉइंट जो आपका इनफाइनाइट सीट का है तो उसके किसी पॉइंट पे आपको क्या करना है, वैल्यू बताना है कितना हो। ठीक है, देखिए, तो अगर मैं देखूँ, सोचिए कि अगर ये इनफाइनाइट सीट है और ये अगर कंडक्टर है इनफाइनाइट सीट, तो इसके ऊपर एज्यूम करते हैं कोई चार्ज होगा प्लस क्यू। आपको पता है कंडक्टर वाले केस में क्या होता है, चार्ज का आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है तो इस वाले फ्रंट सरफेस पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, क्यू बाई टू हो जाएगा, और पीछे वाले सरफेस पे कितना हो जाएगा, माइनस का क्यू बाई टू हो जाएगा। और इस सरफेस के कहीं नियर पॉइंट पे कोई एक पॉइंट दिया हुआ है और उसी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स जो होता है वो होता है आपके पास क्यू इनक्लोज एप्सिलॉन नॉट। मैं फ्लक्स लिख सकता हूँ कि क्लोज सरफेस के लिए ई डॉट डी बराबर क्यू इनक्लोज एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए ई और ये आपका तो डी ए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा, क्यू कितना इनक्लोज है, क्यू बाई टू के बराबर और बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई बाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट है तो अगर मैं इस ए को इस साइड भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू क्यू बाई ए इंटू टू एप्सिलॉन नॉट। देखिए, आपको पता है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है वो होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ से मैं इस क्यू बाई ए को रिप्लेस कर सकता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी से, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। आपको यही कैलकुलेट करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम लोग मिलेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जहाँ हम लोग और 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तब तक में थैंक यू।